Good morning, students. In this lecture, we will do our next topic from the unit Physical Properties and Molecular Structure, that is the effect of temperature on polarization. पिछली क्लास में हमने किया था क्लाउसियस-मोसोटे इक्वेशन, जो लास्ट टॉपिक हमारा था, और क्लाउसियस-मोसोटे इक्वेशन अगर आप लोगों को याद है तो वो हमने लिखी थी d-1/t+2 into m by rho, that is equal to 4/3 pi n alpha, जहाँ पर अल्फ़ा हमने नाम दिया था पोलराइजेबिलिटी को। तो ये सबसे पहले उसी इक्वेशन की बात कर रहा है कि अगर हम उस इक्वेशन को देखें तो हम उस इक्वेशन की हेल्प से बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए मोलर पोलराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कुछ सब्सटेंसेस के मोलर पोलराइजेशन को देखा, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन, तो ये इनका जो मोलर पोलराइजेशन था वो कांस्टेंट हमें मिला और उसकी वैल्यू वैसे भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। बट अगर हम कुछ सब्सटेंसेस जो दूसरे हैं, जैसे कि HCl है, CHCl3 है, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म है, या फिर नाइट्रोबेंजीन है, या फिर ये CH3Cl है, तो उनकी वैल्यू को अगर हम देखते हैं मोलर पोलराइजेशन वैल्यू को, तो वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि टेम्परेचर डिपेंडेंट पाई गई। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी उसकी कैसी थी कि इन दिस सब्सटेंसेस द मोलर पोलराइजेशन बेसिकली डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है किसी भी सब्सटेंस का, उसकी मेज़रमेंट के लिए ये बेस का काम कर सकती है, जो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखो, इसके लिए इन्होंने वही किया कि इस टाइप के ही मॉलिक्यूल्स को जब कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने HCl मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया या फिर HCl की बजाय हमने CH3Cl मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो बेसिकली कोइंसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम HCl की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज़ वाई इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ and it will be having slight negative charge and the hydrogen atom will be having slight positive charge in HCl molecule। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, दैट मीन्स इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और अगर सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगी इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, इनको हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो ये इस तरीके से हमारे पास अरेंज होंगे, जो हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट दिखा रखी है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मॉलिक्यूल्स रेंडमली हमारे पास पड़े हुए हैं। बट इफ़ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन कि जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये डायपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ओरिएंट हो जाएंगी, यानी कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन ले लेते हैं ये डायपोल्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ओरिएंटेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके की है जो ये हमें दिखा रखी है कि सपोज़ ये हमारी डायरेक्शन है, जिसको हम मॉलिक्यूल ए की अगर बात करें तो एक साइड हमने पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसका ये होगा। और जो डायपोल्स हैं इनके डायरेक्शंस में हमें दिखा रखी हैं। दूसरा फिर ये बता दिया कि ये जो डायपोल है ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो अब देखो, यहाँ से जो दो इफेक्ट्स हैं इनको हम कैसे बोल सकते हैं, इनको हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू रोटेट एंड ओरिएंट दीज डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये यही प्रोसेस होगी जो हमने अभी अभी ये वाली डिस्कस की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा और इनको फील्ड की डायरेक्शन में ही अरेंज कर देगा। दूसरा क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू पोलराइज द मॉलिक्यूल, कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। हमारे पास यहाँ से ये इफेक्ट होंगे। अब देखो, ये कहता है फर्दर कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डी हमने किसको नाम दिया था, हमने इंड्यूस्ड पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन इसको नाम दिया था। हम इस पी डी की बात कर रहे हैं।
तो अगर हमें इस डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हम उस सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करें यूजिंग द इंफ्रारेड रेडिएशंस। बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशंस को ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं दे कैन डिस्प्लेस द हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन्स। कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये हैवी न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को तो कर ही सकती हैं बिकॉज दे आर लाइट वेट पार्टिकल्स। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ती है, इसलिए अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन यहाँ से स्टडी कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन हम निकालेंगे बाय मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग द विजिबल लाइट। दैट मीन्स विजिबल लाइट में हम ले लेते हैं डी लाइन ऑफ सोडियम, कि सोडियम की जो डी लाइन होती है उसके एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो उस वेवलेंथ को यूज़ करके जो कि विजिबल रेंज में आती है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन निकाल लिया। और इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन किसको बोला इन्होंने, η² - 1 ओवर η² + 2 इंटू m/ρ। अब ये जो ईटा है यहाँ पर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्क्वायर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली टेकन एज इक्विवेलेंट टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने d से रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन फाइंड आउट कर लिया और फिर हम यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। उस अप्रोक्सीमेशन में हम कहते हैं कि यहाँ से जो एटॉमिक पोलराइजेशन होगा हमारे पास, दैट विल बी नियरली 5% ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। कि ये जो हमने ऊपर PE की वैल्यू इस इक्वेशन में जो लिख रखी है, ये कहता है कि इस PE वैल्यू का नियरली 5% हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेशन होता है। तो एटॉमिक पोलराइजेशन इसका 5% करके निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से जो टोटल पोलराइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन प्लस द ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो होगा वो हम डिबाय इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और जब डिबाय इक्वेशन से इस ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो हमें मिला कि ये जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है ये हमारे पास होता है PO से, जो ये डिनोट कर रखा है इस वाली इक्वेशन में, ये हमारे पास है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, दैट इज़ 4/3 पाई n। अब ये जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा की जगह हमारे पास आ गया μ² / 3kT। दिस म्यू इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो हमारे पास यहाँ से आ गया ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो टोटल पोलराइजेशन विल बी द सम ऑफ दिस distortion polarization and this orientation polarization, that means PT will be equal to PD plus 4/3 pi n μ² / 3kT। अब यहाँ पे अगर हम इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दें कि n हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, पाई की वैल्यू हमें पता है, k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो जब हमने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो फाइनली हम यहाँ से म्यू की वैल्यू यानी कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.0128 अंडर द रूट PT - PD इंटू T, वेयर T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से ये जो PT है इस इक्वेशन में, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ इस वाली इक्वेशन की, कि इस इक्वेशन में ये जो PT है दैट इज़ द टोटल पोलराइजेशन, ये हम निकाल सकते हैं डिस्टॉर्शन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज़ करके कि किसी टेम्परेचर T पर, और PD जो है उसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम रह गया वो ये PT और PD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वी कैन ईजिली मेज़र द डायपोल मोमेंट। अब देखो आगे हमें दे रखा है यही मेज़रमेंट है, तो इसके लिए मेज़रमेंट में सबसे फर्स्ट जो मेथड हमें दिया है दैट इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन मेथड। अब ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन मेथड है ये हमारे पास काम करता है हमारी जो पिछली इक्वेशन थी उसके ऊपर।
अब देखो इन्होंने कहा कि ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन मेथड है दैट इज़ एप्लीकेबल टू गैसेस एंड वेपर्स ओनली। दैट मीन्स लिक्विड्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, सॉलिड्स के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है एक लिमिटेशन इसकी हो गई कि इसको हम सिर्फ गैसेस के लिए या वेपर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। जो सब्सटेंसेस गैशियस नहीं हैं उनको हमें यानी कि जिनको हमें वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। तो अब देखो, अब ये सबसे पहले कहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ गिवन सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जिस किसी भी सब्सटेंस के लिए हमें ये डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेशन फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, उसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर मीन्स जिसकी खुद की डाइपोल मोमेंट नहीं हो, जैसे कि बेंजीन हम ले सकते हैं, CCl4 हम ले सकते हैं, CH2 हम ले सकते हैं। और फिर उसकी डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मेज़र करेंगे। उसके बाद हर एक टेम्परेचर पर हम उसकी मोलर पोलराइजेशन फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके कि D-1/D+2 x1 m1। x1 क्या है, x1 इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। m1 जो हमारे पास है, m1 उनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं, जो भी 2 एटम्स उसके अंदर हैं, और रो जो है वो उस सॉल्यूशन की डेंसिटी हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PS फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही हमारे पास PS आ जाता है तो यहाँ से हम मोलर पोलराइजेशन को कोरिलेट करेंगे इसके मोल फ्रैक्शंस के साथ, क्योंकि जो हमारे पास ये है मोलर पोलराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम लिख सकते हैं x1p1 प्लस x2p2। तो यहाँ से x1 और x2 हमारे वही मोल फ्रैक्शंस हैं, 2 अलग अलग कंपोनेंट्स के, और p1 p2 हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पोलराइजेशंस हैं। अब p2 को हम अलग अलग टेम्परेचर्स पर कैसे निकाल सकते हैं कि इसको हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के अगेंस्ट प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर टेम्परेचर को हम 1/T यानी कि इन्वर्स टेम्परेचर की फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ से हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लाइन, कि यहाँ से जो मोलर पोलराइजेशन को जब हम 1/T के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है, और उस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो एक मेथड हमारे पास ये हो गया है डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट ये कहता है डाइपोल मोमेंट एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो किसी भी सब्सटेंस के लिए इफ़ वी मेजर द डाइपोल मोमेंट देन हाउ it can give us information about the chemical constitution of that substance। that means dipole moment की main applications की ये बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहली जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये कहता है इन कंपेयरिंग द रिलेटिव पोलरिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज़ द मोस्ट सिंपल वन, कि डाइपोल मोमेंट को यूज़ करके हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की डाइपोल मोमेंट को यूज़ करके हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की पोलैरिटी को कंपेयर कर सकते हैं। पोलैरिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास पोलैरिटी किसी सब्सटेंस की ज़्यादा है तो उसकी रेस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी सब्सटेंस की पोलैरिटी कम है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी हमारे पास कम होगी। तो हम ये कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इफ द डाइपोल मोमेंट इज हाई देन पोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस विल आल्सो बी हाई। तो अब यहाँ से इन्होंने ये दिखा रखा है कि अगर हम डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स की देखें तो हम कहते हैं कि इनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास इस ऑर्डर में है कि HF की जो है वो 2.0 है, HCl की 1.03 है, HBr की 0.78 है और HI की 0.38 डिबाई है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी भी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो पोलर कैरेक्टर टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो रही है। सेकेंड मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, मोस्ट important application, that is in calculating the percentage ionic character of a polar covalent bond, कि डाइपोल मोमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं
किसी कोवेलेंट बॉन्ड के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए जितनी एग्जैक्ट डायपोल मोमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं हम वो देखते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिया है हमें कि अगर हम HCl मॉलिक्यूल के लिए देखें तो HCl मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट है दैट इज़ 1.03 dBi। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम उस मॉलिक्यूल को 100% आयनिक कंसीडर करके उसकी डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम उसको 100% आयनिक कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम ये मान रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो H एटम के पास है और यूनिट नेगेटिव चार्ज Cl एटम के पास है। तो उस केस में अब उसके लिए बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ उसकी दी हुई है हमें कि 1.275 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁸, जो कि हमने ये यहाँ पर किया हुआ है कि जब हमने इस बॉन्ड लेंथ को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा, हमें इसका यूनिट चार्ज का भी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स की टर्म्स में, दैट विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। अब डायपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज हमारे पास हो गया 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट मीन्स 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ दैट इज़ 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू जो मिली वो हमें मिली दिस 6.11 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब ESU सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 dBi हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो जब हमने इस HCl मॉलिक्यूल को 100% आयनिक कंसीडर किया तो हमारे पास इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू आई 6.11 dBi। बट एक्चुअल वैल्यू कितनी थी डायपोल मोमेंट की, जो हमने ऊपर लिखी थी 1.03 dBi है। तो यहाँ से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द डायपोल मोमेंट फाइंड आउट व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी 100% आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया हमने तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमें मिला दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 17%। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल डायपोल मोमेंट पता है, उसकी बॉन्ड लेंथ पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर दैट मॉलिक्यूल यूजिंग द सेम प्रोसीजर, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास डायपोल मोमेंट की आती है इन प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम इस वाली एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या उनकी शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें उनकी डायपोल मोमेंट का पता है। तो देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल की जब भी हम बात करेंगे तो उसके डायपोल मोमेंट चाहे ज़ीरो हो चाहे नॉन ज़ीरो हो, वो हमेशा ही लीनियर शेप के होंगे और कोई शेप पॉसिबल ही नहीं है। फिर बात आती है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखें तो जो भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स AB2 टाइप के हमारे पास होंगे, यानी कि एक एटम एक टाइप का और दो एटम्स अलग टाइप के, तो AB2 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला तो क्या कि अगर डायपोल मोमेंट की इस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो है तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल है या CS2 मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम देखें तो इनकी शेप हमेशा ही क्या होगी, लीनियर शेप होगी, जैसा कि ये यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि अगर CS2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो बीच में कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड S है। इसी तरीके से अगर हम CO2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो वो भी लीनियर है। तो इनकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो क्यों है, क्योंकि जो एक बॉन्ड की मोमेंट थी, जैसे हम कंसीडर करें तो एक बॉन्ड की मोमेंट इस डायरेक्शन में थी, एक बॉन्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा बॉन्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है। तो इक्वल एंड अपोजिट जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं एंड हैंस द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज फाइंड आउट टू बी ज़ीरो। सेकेंड केस हमारे पास हो सकता है जब मॉलिक्यूल के पास एक डेफिनेट वैल्यू डायपोल मोमेंट की होती है। जैसे कि अगर हम वाटर के केस में देखें तो वाटर के केस में हम कहते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट हमारे पास है 1.84, या फिर अगर SO2 के केस में देखें तो हम कहते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट है 1.63 dBi। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए उसकी डायपोल मोमेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो है
तो इतना हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कभी भी लीनियर नहीं होगा, उसकी जो शेप होगी दैट विल बी ऑलवेज बेंट शेप। तो ऐसा ही इन्होंने यहाँ पर देखें तो वाटर के केस में दिखा रखा है यहाँ पर कि यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन एटम है बीच में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और दो हाइड्रोजन एटम्स बेंट शेप में इसके पास अवेलेबल हैं, उनके ऊपर दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो दैट इज़ नियरली 105 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो है तो वो लीनियर होगा, अगर डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है तो वो बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें भी वही दो केसेस बनेंगे कि अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा और ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होगा, जो आपको यहाँ पर दिखा भी रखा है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इनके बीच में नॉर्मल एंगल जो तीनों फ्लोरीन्स के बीच में है दैट इज़ 120 डिग्री और ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और शेप इसकी होगी प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर। सेकेंड केस हमारे पास आता है कि अगर उसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, एक फिक्स्ड वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो उस केस में मॉलिक्यूल की शेप कभी भी हमारे पास ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी बल्कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कंसीडर करता हुआ एक डिस्टॉर्टेड शेप वो ले लेता है। जैसे अगर हम NH4 मॉलिक्यूल को देखें तो अमोनिया मॉलिक्यूल को NH3 मॉलिक्यूल को, तो NH3 मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल हमारे पास ये 4 एटम्स अरेंज्ड होते हैं और इस नाइट्रोजन के ऊपर देखें तो एक लोन पेयर होता है जो कि हमारे पास इस शेप में प्रेजेंट होता है, ऐसे लोन पेयर दिखाते हैं हम। तो ये हमारे पास इसकी एक्चुअल शेप होती है। अगर हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो दैट इज़ फाउंड टू बी नियरली 107 डिग्री इन केस ऑफ NH3 मॉलिक्यूल और ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं दैट इज़ पिरामिडल शेप। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पेंटा एटॉमिक के केस में हमारे पास यहाँ से भी वही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि अगर हमारे पास AB4 टाइप का कोई मॉलिक्यूल होगा तो मेनली जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं मीथेन मॉलिक्यूल CCl4, SiCl4, SnCl4 एक्सेट्रा। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मोमेंट इनकी ज़ीरो होती है और अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है तो इनकी सिमेट्रिकल शेप होगी और सिमेट्रिकल शेप मीन्स एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी और ये मॉलिक्यूल्स नॉर्मली टेट्राहेड्रल शेप के पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन हमारे पास आती है डायपोल मोमेंट की दैट इज़ इन डिफ्रेंशिएटिंग द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट का पता है तो हम उस आइसोमर का ये बता सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं तो उनमें से डायपोल मोमेंट के बेस पर हम ये बता देंगे कि कौन सा आइसोमर सिस है, कौन सा आइसोमर यहाँ पर ट्रांस आइसोमर है। तो इसके लिए दो अलग अलग केसेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कंसीडर कर रखा है हमने, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ये है। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो पहले वाला हमारे पास सिस है, सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास है ट्रांस, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपोजिट हैं, दोनों एक्स एटम्स जो हैं वो अपोजिट हैं। अब देखो जब हमने इन दोनों की डायपोल मोमेंट को कंसीडर किया तो हमें मिला कि जो सिस आइसोमर है उसकी डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होती है, बल्कि ट्रांस आइसोमर की डायपोल मोमेंट हमारे पास ज़ीरो होती है। इसीलिए अब यहाँ से अगर हम इनके बीच में इनकी डायपोल मोमेंट का पता लगा ले किसी तरीके से तो हम ये बता पाएंगे कि कौन सी सिस फॉर्म है, कौन सी उसकी ट्रांसफॉर्म है, कि जिस फॉर्म के लिए, जिस आइसोमर के लिए डायपोल मोमेंट ज़ीरो है वो ट्रांस होगी और जिस आइसोमर के लिए डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, वो हमेशा ही उसकी सिस फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आती है इन डिफ्रेंशिएटिंग द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। तो आप देखो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस का सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको समझते हैं। ये सिंपल हमारे पास बेंजीन है, ये हमने बेंजीन को कंसीडर कर लिया। तो बेंजीन को अगर हम देखते हैं और हम इसकी पोजीशनिंग कर दें तो हम कहते हैं दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ पोजीशन, दिस इज़ फिफ्थ पोजीशन एंड दिस इज़ द सिक्स्थ पोजीशन।
अब देखो यहाँ पर ये जो 1-2 पोजीशन हमारे पास बेंजीन की अगर हम कंसिडर करें तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। कि अगर हम 1-2 को कंसिडर करें, चाहे 1-2 ले लें, चाहे हम 1-6 ले लें, 1-2 भी ऑर्थो है, 1-6 भी ऑर्थो है। और अगर 2-3 को कंसिडर करेंगे तो 2-3 भी आपस में ऑर्थो हैं, यानी कि जब भी दो एडजेसेंट पोजीशंस हम कंसिडर करेंगे दे विल बी टर्म्ड एज ऑर्थो। अब देखो उसके बाद मेटा कौन सी पोजीशन होंगी कि अगर हम ये वाली पोजीशन लें कि एक पोजीशन ये वाली और एक पोजीशन ये वाली, तो ये दोनों पोजीशंस जो हैं वो आपस में मेटा पोजीशंस होंगी। या फिर इसके अपोजिट अगर इधर वाली ये दोनों भी हम कंसिडर कर लें तो ये दोनों भी कौन सी हैं, मेटा पोजीशंस होंगी। फिर लास्ट हमारे पास आती है पैरा पोजीशन। तो अगर ये और ये पोजीशंस जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं उनको कंसिडर करेंगे तो वो उसकी पैरा पोजीशंस हम बोलते हैं। तो अब ये कहता है कि अगर हमें किसी सब्सटेंस के लिए उसके डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़ का पता होता है तो हम वहाँ से ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए देखो, ये कहता है कि अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो एक रेगुलर हेक्सागन होती है और इसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसकी डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो वो हमारे पास इस केस में होती है। देखो ये अपने आप में आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर इसकी डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक एक्स ग्रुप ऊपर है, एक एक्स ग्रुप नीचे है। इसकी जो ऊपर वाले की डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी, जो नीचे वाले की डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन होंगी तो दोनों ही डाइपोल मोमेंट्स इक्वल, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गई, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। दैट इज़ वाई जो पैरा फॉर्म है उसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखो ऑर्थो और मेटा के केस में सेम केसेस हमारे पास हैं, बट जो डिफरेंस है वो अभी डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम ऑर्थो फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं यानी कि दो एडजेसेंट पोजीशंस पर दो एक्स ग्रुप्स हैं, और अगर मेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक ग्रुप यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है तो दूसरा थर्ड पोजीशन पर है। अब इसकी डाइपोल मोमेंट अगर हम इसके केस में देखें ऑर्थो आइसोमर के केस में तो इसकी इस डायरेक्शन में है और इसकी इस डायरेक्शन में है। जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे वो हम पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी वो हमें यहाँ से मिलेगी जो इसके डायगोनल के डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये डायगोनल की लेंथ ही आप लोग यहाँ से देखो कि डायगोनल की लेंथ बेसिकली हमें एक तरह से डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट दे रही है। अगर हम मेटा के केस में देखें तो ये इसकी डाइपोल मोमेंट इधर और इस वाले की डाइपोल मोमेंट इधर, और जो रिजल्टेंट होगी वो हमारे पास ये होगी इस डायगोनल वाली जो पैरेललोग्राम का डायगोनल बनता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास मेटा आइसोमर के केस में होगी वो स्मॉलर होगी देन दैट ऑफ ऑर्थो आइसोमर। दैट इज़ बाय अगर हमारे पास दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट्स वाले आइसोमर्स हैं, एक की डाइपोल मोमेंट कम है तो एक की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि जिस आइसोमर की डाइपोल मोमेंट कम होगी वो वाला मेटा आइसोमर होगा और जिसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी वो वाला हमारा पैरा आइसोमर होगा। तो यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा को, कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो पैरा आइसोमर, डाइपोल मोमेंट कम वाला मेटा आइसोमर, और सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जिसकी होगी दैट विल बी द ऑर्थो आइसोमर फॉर दैट कंपाउंड। अब देखो सिमिलर वे में ये कहता है कि अगर हमें डाइपोल मोमेंट का पता है, ये हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो टेल अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी कंपाउंड के लिए पॉसिबल होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें डाइपोल मोमेंट के बेस पर मिलती है। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया नाइट्रस ऑक्साइड मॉलिक्यूल का। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, N2O फॉर्म का कंपाउंड होता है। अगर हम इसको देखें और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो हमारे पास ये इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म तो हमारे पास ये है जहाँ पर हमारे पास दोनों ही डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और जो साइड वाला है उस पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन जो बीच वाला है वो ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और नाइट्रोजन के साथ भी वो डबल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है। जबकि जो दूसरी हमारे पास फॉर्म आती है वो दूसरी फॉर्म क्या कहती है कि हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर्स जो हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं
कि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वाई नेगेटिव चार्ज, और दूसरे नाइट्रोजन के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो हमारे पास इन दोनों की जो अकरेंस है कि ये दोनों एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, वो हम कैसे बता सकते हैं कि जब हमने इस मॉलिक्यूल को देखा तो इस मॉलिक्यूल की पास एक स्मॉल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है, यानी कि इसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। और अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो इसकी चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगी, और चार्ज स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगी तो वो इसी फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं, स्ट्रक्चर 1 और 2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं, जो हमने यहाँ पर ये दे रखा है कि या तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी या इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। तो अक्वेरेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की भी पॉसिबिलिटी देता है। अब नेक्स्ट जो आपको दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो जितने भी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम इस यूनिट को, इस चैप्टर को देखें तो वी हैव डिस्कस्ड 2 प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज़ दिस डाइपोल मोमेंट। देन the last property which is left is magnetic susceptibility, and we will discuss magnetic susceptibility in our next lecture. Till then, goodbye. All the very best to all of you.